कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार। साहित्य, कला एवं संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी से मैं रश्मि सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कस्तूरी मंच द्वारा संचालित होने वाली महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में तो हमारी एक श्रृंखला है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है फिल्मी जो खरीदनी है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी आज की फिल्म है मेरा नाम जोकर। 1970 की यह फिल्म है, राज कपूर के निर्देशन में बनी है फिल्म है। और इस फिल्म में व्यावसायिकता की दृष्टि से अगर देखें तो पैसे भले ही कम इकट्ठे किए हों, लेकिन फिल्म ने अपनी प्रस्तुति से एक अमिट छाप छोड़ी है। शंकर जयकिशन का संगीत है, मुकेश की आवाज में फिल्म के जो गीत है वो गाए गए हैं। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में सानिध्य मिल रहा है कवि आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर का, कवि कथाकार पत्रकार श्री दिनेश श्रीनेत जी का। मैं आप सभी का कस्तूरी मंच की ओर से, अपने दर्शकों श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिना किसी देरी के मैं परिचर्चा शुरू करती हूँ। हमारे बीच हैं श्री दिनेश श्रीनेत जी, कवि, कथाकार, पत्रकार तथा सिनेमा व लोकप्रिय संस्कृति के अध्येता के रूप में देश भर में आपकी ख्याति है। आपकी पहली कहानी विज्ञापन वाली लड़की सन 2006 में रविंद्र कालिया के संपादन में निकलने वाली पत्रिका वागर्त में प्रकाशित हुई। 2012 में वाणी प्रकाशन से आई आपकी पुस्तक पश्चिम और हिंदी सिनेमा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के विद्यार्थियों के लिए अनुशंसित है। आप हिंदी की डिजिटल पत्रकारिता में काम करने वाले सबसे आरंभिक पत्रकारों में से एक हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, कविताएं प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऑनलाइन संस्करण में भारतीय भाषाओं के संस्करण के प्रभारी हैं। बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री दिनेश श्रीनेत, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुक्रिया रश्मि, और शुक्रिया कस्तूरी कला मंच का, जिन्होंने लगातार इस तरह की एक व्याख्यान की सीरीज आप चला रहे हैं, जिसमें पुरानी फ़िल्मों को हम दोबारा से रिविज़िट करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, और इस बहाने नए माध्यम के ज़रिए, इस ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए जिस तरह से उन फ़िल्मों पे दोबारा से एक चर्चा हो रही है, जिस तरह से एक नया दस्तावेज़ बन रहा है और नई जनरेशन तक वो चीज़ें मुझे लगता है कि पहुँचेंगी, वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। बात आज हम करेंगे राज कपूर की फ़िल्म मेरा नाम जोकर की। मेरा नाम जोकर के साथ जो सबसे उल्लेखनीय बात थी, वो ये थी इसका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। शुरू से ही ये फ़िल्म इस तरीके से देखी गई कि मानो राज कपूर ने इसमें अपने जीवन, अपनी सोच, अपनी चीज़ों को एक सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की। और जब इस फ़िल्म को की आलोचना हुई तो यही बात कही गई कि राज कपूर शायद उस फ़िल्म को बनाते-बनाते अपने में इतना ज़्यादा डूब गए कि उन्होंने दर्शकों के बारे में सोचना छोड़ दिया। और उन्होंने एक इतनी लंबी फ़िल्म बना दी। कहा तो ये भी जाता है कि इसका एक दूसरा भाग भी वो लेकर आने वाले थे, जो इस फ़िल्म की असफलता के बाद से वो उन्होंने छोड़ दिया। और चूँकि उनको भारी नुकसान हुआ था, इसलिए बाद में उन्हें बॉबी बनानी पड़ी और बॉबी ने उनकी सारे नुकसान की भरपाई की। तो अगर आप गौर करें तो राज कपूर की फ़िल्मों में ये जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, ये शुरू से रहा है। उनकी हर फ़िल्म में कुछ न कुछ कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनका कहीं न कहीं राज कपूर के अपने निजी जीवन, निजी पसंद-नापसंद, उनकी अभिरुचियों से जो है, उसका ताल्लुक होता है। मेरा नाम जोकर में भी उन्होंने अपना जीवन नहीं है। एक दिलचस्प बात ये है और ये बड़ी खूबसूरत बात भी है कि मेरा नाम जोकर उनका अपना जीवन नहीं है, लेकिन उनका अपना रचनात्मक और भावनात्मक सफ़र है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जीवन ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। हम एक हर रचनाकार, हर लेखक, कवि, फ़िल्मकार एक समानांतर जीवन भी जीता है, वो उसका रचनात्मक जीवन होता है। हमारे साथ जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव जी का अपना एक जीवन होगा, जो विश्वविद्यालय में जो समय बिताते हैं, जो अपने परिवार के साथ बिताते हैं, वो जब तमाम गोष्ठियों में जहाँ पर वो मौजूद होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उनका एक समानांतर जीवन भी होगा, जो एक कवि मन है उनका, जो एक कवि रूप है। उस कवि रूप की भी अपनी एक जर्नी होगी, उसका भी अपना एक सफ़र होगा। जहाँ से उसकी शुरुआत हुई होगी,
जहाँ से वो आगे बढ़ा होगा, जहाँ से नए-नए उसमें संदर्भ जुड़े होंगे, नई-नई परिकल्पनाएँ जुड़ी होंगी, कुछ चीज़ों को उन्होंने छोड़ा होगा, कुछ लेके चले होंगे, तो वो बिल्कुल एक जीवन जैसा सफ़र होता है। मैं इसलिए मेरा नाम जोकर को एक महान फ़िल्म मानता हूँ कि वो एक रचनाकार की ऑटोबायोग्राफ़ी है। इसलिए मेरी दृष्टि से एक महान फ़िल्म है। ये एक इंसान के जीवन में प्रेम के आने और जाने की कहानी कहता है। ये भी भारतीय सिनेमा में अपने किस्म का दुर्लभ एक प्रयोग था, क्योंकि आम तौर पे हम इस तरह के उन दिनों में, जिस समय ये फ़िल्म आई है 70 के दशक में, हम इस तरह की कहानियों के आदी नहीं थे, जहाँ पर एक जीवन में अलग-अलग जो है प्रेम प्रसंग आए और गए और तीनों जो है वो एक पूरी व्यापक फ़िल्म है, लेकिन वो अपने-अपने 3 अलग-अलग स्वतंत्र फ़िल्में भी हैं। हँसी के पीछे वो एक आँसुओं की कथा की तरह उन्होंने इस पूरी प्रेम कहानी को प्रस्तुत किया है। राज कपूर ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है जैसे मेरी परछाई ही मुझे देख रही है, एक फिल्मकार की निगाह से पूरे जीवन को शॉर्ट्स में विभाजित करते हुए। तो ये बड़ा दिलचस्प था कि राज कपूर खुद अपने जीवन को, चूँकि वो पैदा ही उसी परिवेश में हुए थे और बहुत ही कम उम्र में, मेरे ख्याल से वो सिर्फ़ 22 या 24 साल के थे जब उन्होंने आग फ़िल्म बनाई। अपने डायरेक्शन में, अपने निर्देशन में, और वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद से फिर बरसात बनाई और उसने फिर सफलता का इतिहास रचा। उसके बहुत पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िल्मकार थे केदार शर्मा, जिनके साथ वो असिस्टेंट के रूप में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बुनियादी रूप से जुड़े, चूँकि तब तक उनके पिता की ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी पृथ्वी थिएटर और बतौर अभिनेता भी। लेकिन उन्होंने उसका कोई वो नहीं लिया, प्रिविलेज नहीं लिया और बिल्कुल एक आम स्ट्रगलर की तरह उन्होंने एक लंबा समय फ़िल्म इंडस्ट्री में बिताया सीखने के लिए। तो सिनेमा एक तरह से उनकी साँसों में बसा हुआ था। वो चीज़ों को हमेशा विजुअलाइज़ करते रहते थे, इसीलिए उनके दृश्य इतने खूबसूरत होते हैं। वो ना तो किसी हॉलीवुड की फ़िल्म की नकल दिखते हैं, ना किसी यूरोपियन सिनेमा की नकल दिखते हैं। राज कपूर इसीलिए राज कपूर हैं, पूरी दुनिया में राज कपूर की एक्सेप्टेंस बनी। तो ये जो बात थी कि एक फ़िल्मकार की निगाह से वो अपने पूरे जीवन को भी देखते थे, इसको भी हम मेरा नाम जोकर के संदर्भ में देख और समझ सकते हैं। जयप्रकाश चौकसे ने एक बार राज कपूर के बारे में लिखा था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण भी एक फ़िल्म के क्लाइमैक्स जैसा ही था, कि अपने जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों लेते हुए मंच पे उनका निधन हुआ। और इस बात को जयप्रकाश चौकसे मेरा नाम जोकर से जोड़ते हैं। यहाँ पे स्टेज पे वो जोकर है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, अपने पुराने रिश्तों को याद कर रहा है, और मंच पे वो एक जोकर है, मुस्कुराना है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे दुख और आंसू हैं। तो इस स्टेज को और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो स्टेज पे ही मौजूद रहे। तो इस चीज़ को उन्होंने जोड़ा है और ये अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से ये फ़िल्म उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आइए वापस लौटते हैं मेरा नाम जोकर के पर। तो रे ने इसके बारे में कहा था कि मेरा नाम जोकर के पहले हिस्से को विश्व की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मों के समकक्ष रखना चाहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले कथाकार उदय प्रकाश जी से मेरी बात हो रही थी, तो द रीडर फ़िल्म का ज़िक्र आया हॉलीवुड की। तो उसका ज़िक्र करते हुए भी उन्हें याद आ गया मेरा नाम जोकर के पहले हिस्से का, जिसमें ऋषि कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो ये एक राज कपूर का सिग्नेचर वर्क था। पूरी फ़िल्म का मेरी समझ से, जो अगर मैं इस फ़िल्म पे बात करूँ, तो पूरी फ़िल्म का निचोड़ 2 शब्दों में निकाला जा सकता है। पहला शब्द है द शो मस्ट गो ऑन और दूसरा शब्द है, इसी फ़िल्म का एक गीत है, आधी हकीकत आधा फसाना। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि राज कपूर के जीवन की आधी हकीकत है और बहुत सारा फसाना भी है। आप अगर मेरा नाम जोकर में राज कपूर का जीवन खोजने निकलेंगे तो असफलता हासिल होगी, लेकिन इस फ़िल्म के माध्यम से आप राज कपूर के फ़ैसिनेशन को समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वो किन चीज़ों के प्रति ऑब्सेस्ड रहते थे। द शो मस्ट गो ऑन की प्रेरणा कहीं न कहीं उनको अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से भी मिली होगी। उनका जो थिएटर के प्रति लगाव था, उनको जो काम के प्रति कमिटमेंट था। और प्रेरणा के एक दूसरे बहुत बड़े स्रोत थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के आंसू के साथ मुस्कान का जो भारतीय संस्करण राज कपूर ने प्रस्तुत किया, वो अपने आप में अप्रतिम था मेरी नज़र में। आप देखिए, एक मेरा नाम जोकर का एक हिस्सा है, उसके जो मध्य मध्य वाली कहानी है, उसमें उनके पुरानी फ़िल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारे सीन हैं, दृश्य हैं। वो बिल्कुल चार्ली चैपलिन की याद दिलाते हैं। चार्ली चैपलिन की फ़िल्में जिस तरह से हुआ करती थी, उसकी याद दिलाते हैं।
तो करुणा और हास्य का जो अद्भुत कॉम्बिनेशन चार्ली चैपलिन ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल राज कपूर अपनी पुरानी फिल्मों में, अगर आप चाहे श्री 420 तो बहुत सटीक है, मैं जागते रहो को भी इसमें लेता हूँ, जागते रहो का देहाती है, कहीं ना कहीं वो बस हैट और वो नहीं, कोट नहीं है, लेकिन जितना देहाती है वो जो फिल्में आई थी उनकी, चैपलिन की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसमें मुझे याद है वो एक मॉल में बंद हो जाता है और उस मॉल में जो है वो घूमता रहता है और एक जगह जो है एक भीड़ जा रही होती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो 1930 की जो मंदी थी उस पर थी। तो मुझे लगता है उतना ही एलियन, उतना ही देहाती, उतना ही अपने समाज में मिसफिट वो चार्ली चैपलिन भी था, उतना ही मिसफिट जो है ये जागते रहो का राज कपूर भी था, जो कहीं गांव से आया हुआ है और एक बड़े से जो है एक आलिशान जो है अपार्टमेंट जैसा है मुंबई का, जिसमें वो पानी की तलाश में भटक रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरती है कि, और अच्छी बात यह है कि उसका जो हास्य और करुणा का जो संगम है, ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मिजाज से भी मेल खाता है। हमारे भारत में हास्य की एक सुंदर परंपरा है जो संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। हमारे भारतीय हास्य में एक किस्म का हमेशा विडंबनात्मक टोन रहता है। यही वजह है कि आप अगर गौर करें तो जीवन में करुणा और हास्य का तालमेल जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है वो हमेशा सफल रहे हैं और हमारे भारतीय मन को पसंद आए। चाहे वो राज कपूर हो, चाहे कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण हो, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हों या परसाई जैसे रचनाकार हों, जीवन की विडंबनाओं, जीवन की करुणा, जीवन के दर्शन से मिला हुआ हास्य हमेशा भारतीय समाज बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए ग्राह्य होता है और पसंद करता है। मेरा नाम जोकर के कुछ स्रोत ग्रीक ट्रेजेडी में भी तलाशे जाते हैं, ग्रीक त्रासदी में भी तलाशे जाते हैं, और एक बड़ी वजह ये भी मानी गई है इस फिल्म के असफल होने की कि इस फिल्म को बनाते बनाते जिस तरीके से, जिस भव्यता के साथ वो प्रस्तुत करना चाहते थे और जिस स्तर पे वो फिल्म को ले गए, वो अपने आप में एक उन्होंने उच्च कोटि की फिल्म बनाई, लेकिन ये हमारे जो भारतीय दर्शक से कनेक्ट नहीं हो पाई। वो पूरा का पूरा जो उनका जो कहानी कहने का तरीका था, पूरा कथानक, कैरेक्टर कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन मेरी नज़र में इस फिल्म के बारे में एक बहुत अच्छी बात माधुरी के संपादक और हिंदी थिसारस के रचयिता अरविंद कुमार जी ने कही थी। एक बार मुझसे ही बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो दिनेश, हिंदुस्तानी आदमी आत्मदया नहीं पसंद करता है। उनका कहना था, अरविंद जी का कहना था कि जिन फिल्मों में बहुत ज्यादा आत्मदया दिखाई गई, दर्शकों ने उसे नकार दिया। हालांकि मेरा मानना है कि देवदास इसका अपवाद है। इस पे मेरे ख्याल से जितेंद्र इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से, शायद अगर कहीं प्रसंग बने तो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे या समझा सकेंगे। लेकिन हाँ, उनका ये मानना था कि, उनका कहना था कागज के फूल इसलिए असफल हुई कि अगर आप अपने ही ऊपर दया करने लगेंगे तो वो भारतीय हिंदुस्तानी मन उसको पसंद नहीं करता है। यही ठीक सेम प्रॉब्लम जो है इसके साथ थी, इस फिल्म के साथ, मेरा नाम जोकर के साथ। लेकिन इसके बावजूद फिल्म भले असफल रही हो, लेकिन हर व्यक्ति ने ये स्वीकारा कि वो एक अपने आप में उन्होंने बहुत दिल लगाकर एक बहुत ही भव्य और महान फिल्म बनाई थी। मुझे लगता है फिल्म के तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद अलग से बाद में जितेंद्र भी जिक्र करेंगे ही करेंगे। जो उसका पूरा एक कह लीजिए, जो उसमें प्रेम का तत्व था, संगीत का जो तत्व था, शैलेंद्र के जो गीत थे उसमें जो बोल थे, अद्भुत थे। मतलब मुझे लगता है कि वो तो ये सुक्तियों की तरह जो है आज हमारे जीवन में शामिल हो गए। आपने खुद रश्मि अभी जो है उसकी जो 2 लाइन एक पंक्ति से जो अपनी बात कही है, वो अपने आप में मतलब अद्भुत है। वो किसी के लिए भी, किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो अद्भुत है। आज ये फिल्म एक क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। हर पीढ़ी के सिनेमा के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं और हर बार नए तरीके से फिल्म को इंटरप्रेट किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, इस बातचीत के माध्यम से भी जो लोग भी इसको सुनेंगे वो इस फिल्म को दोबारा देखेंगे और फिल्म में अपने तरीके से नए तत्वों की तलाश करेंगे, नए तरीके से इस फिल्म को परिभाषित और व्याख्यायित करेंगे। मेरे ख्याल से आपके लिए तो इतना ही। मुझे लगता है कि आगे आप बातचीत जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत नासिर जुबेरी का एक शेर है कि तमाशा देखने वालों को क्या मालूम आखिर में,
तमाशा देखने वालों को क्या मालूम आखिर में बरसते कह कहूं के बाद जोकर डूब जाएगा। आपके इस संक्षिप्त व्याख्यान में फिल्म की निर्मित और एक बड़ा जो प्रश्न रहा है फिल्म की असफलता व्यावसायिक दृष्टि से देखे उसके कारणों की भी तरफ आपने संकेत किया। और मुझे भी एक मेरे शिक्षक का एक कथन याद आ रहा है। जब मैं प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता की विद्यार्थी थी, हमारे पाठ्यक्रम में सिनेमा का एक पेपर था, तो हमारे जो शिक्षक पढ़ाते थे उन्होंने बताया था कि जीवन की जिन घटनाओं से हमारा निर्माण होता है, शायद भारतीय जो दर्शक है उसे जानने, उस घटनाओं को जानने में उसकी रुचि नहीं होती है। उन घटनाओं से निखर कर आप क्या बन के आते हैं उसे जानने में ज्यादा उसकी रुचि होती है। यह भी एक कारण रहा इस फिल्म की व्यावसायिक असफलता का। सर, आपके संक्षिप्त व्याख्यान में कुछ जो बातें मैंने लिखी हैं वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। आपने कहा कि मेरा नाम जोकर फिल्म आत्मकथात्मक फिल्म नहीं है, बल्कि राज कपूर के रचनात्मक जीवन की कहानी है। प्रेम के और जाने की कहानी मेरा नाम जोकर की कहानी है। फिल्म के दो सूत्र वाक्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, दी शो मस्ट गो ऑन और आधी हकीकत आधा फसाना। और आपने कहा कि हास्य और करुणा का जो अद्भुत समन्वय है वो शायद राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की छवि से उसको ग्रहण किया है। और अंत में आपने कहा कि जीवन की करुणा से निकला हास्य भारतीय मन को जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके वक्तव्य के लिए श्री दिनेश जी। हमारे बीच है कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी। कविता और आलोचना में आपकी सक्रिय उपस्थिति है। इन दिनों आजकल सुंदर सुंदर बिल्कुल आपके प्रमुख कविता संग्रह है। भारतीय समाज राष्ट्रवाद और प्रेमचंद शब्दों में समग्र आलोचना का तत्व विचारधारा नए विमर्श और समकालीन उपन्यास परिधि प्रमुख आपकी आलोचनात्मक सम्मान रामचंद्र शुक्ल स्मृति पुरस्कार, विजय देव साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, अंतरराष्ट्रीय प्रभाग नई दिल्ली में निदेशक आचार्य हैं। आपकी एक कविता है, उसके पाठ के साथ मैं आपको वक्तव्य का शीर्षक है दृष्टिकोण। इसके सपनों में के आस-पास भी नहीं है, है जिसके सपनों में उसके सपनों के आस-पास भी नहीं होगा, फिर भी अपनी बना एक तक ताक रहा उसी की ओर। वह जानता है हिसाब किताब, यह भी कि मन हासिल हो शायद शून्य की, फिर भी वह नहीं छोड़ना चाहता अपना सपना, बदलना चाहता। बहुत बहुत आपके वक्तव्य के लिए प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव। शुक्रिया रश्मि, और हमारे मित्र दिनेश भी साथ में हैं। हम लोगों ने साहित्य सिनेमा वगैरह का ककहरा लगभग साथ ही सीखा था, गोरखपुर में भटकते हुए गोरखपुर की सड़कों पर। जमाना बीत गया, खैर वो दौर था। आज ये अच्छा है कि हम दोनों इस पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें की दिनेश ने, वो सिनेमा पर लगातार लिखते भी रहते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें की जो सामान्य जो बातचीत हम लोग सिनेमा पर करते हैं उससे थोड़ी अलग थी। दो तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि ये फिल्म इस बात की 1970 की फिल्म है। आज़ादी को मिले हुए कुछ वर्ष बीत गए थे। एक पूरा जो सामाजिक सांस्कृतिक ऊहापोह की स्थिति थी, बहुत माना जाता है, नेहरू और तमाम प्रभाव का मामला और सारी चीज़ें मानी जाती हैं। वो सब चीज़ें बीत गई थी, उस बहुत सारी चीज़ें उस अवधि में बीत गई थी। उस दौर में इस फिल्म को लेकर के आए राज कपूर, और यह विचार करने की जरूरत है, जो लोग भी कला की दुनिया में काम करते हैं, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में, खासकर साहित्य और कला की दुनिया में काम करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक है कि जो चीजें कई बार तत्काल असफल हो जाती हैं, वो बाद में उस कला विधा के लिए पाठशाला का काम करती हैं। तत्काल की सफलता नहीं है।
मेरा नाम जोकर उस समय असफल हो गई, लेकिन आज दिनेश भी कह रहे थे और हम सब जानते हैं कि सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए यह एक पाठशाला की तरफ फिल्म है। बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए है। और जो इसके सिनेमेटोग्राफर थे, उन पर तो बहुत सारी बात हो गई है। अद्भुत, मतलब मुझे लगता है कि राज कपूर के राज कपूर होने में उनकी अपनी चीजें तो थी, लेकिन उनके जो साथी थे बहुत सारे, संगीतकार, गीतकार, सिनेमेटोग्राफर, राजू कर्माकर नाम था ना शायद, क्यों दिनेश, क्या नाम था उनका, जो इनके सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने ये किया। ख्वाजा अहमद अब्बास जैसा लेखक था इनके पास, शंकर शैलेंद्र जैसा गीतकार था, हसरत जयपुरी जैसा गीतकार था, पूरी एक टीम, शंकर जी जयकिशन जैसे लोग थे। तो एक बड़ी चीज ये है कि यह फिल्म जो है ये बताती है कि किसी फिल्म की तात्कालिक असफलता उसकी व्यवसायिक असफलता हो सकती है, उसकी कलात्मक असफलता नहीं है। वो उस विधा में जो उसने किया है वह उसकी असफलता नहीं है। दूसरी बात, एक ऐसे समय में जब हम लाफ्टर चैलेंज और पता नहीं क्या उनसे नाइट और तमाम तमाम हास्य के कार्यक्रमों के दौर में हैं, जब हम लोग भूल चुके हैं कि एक दौर था जब जोकर एक अनिवार्य घटक था हमारे समाज का। बाद की फिल्मों ने भी हास्य कलाकारों को अपने वहां शामिल किया था। तो एक ऐसे समय में जब हास्य के नाम पर बहुत कुछ फूहड़ परोसा जा रहा है, जहां कोई जीवन दर्शन नहीं है उस हास्य में, वहां मेरा नाम जोकर जैसे फिल्म लेकर राज कपूर आए, जो एक साथ प्रेम और जीवन दोनों का फलसफा हमारे सामने रखने वाले फिल्म है। वो प्रेम का भी और जीवन का भी। आप देखें, उनके गीतकार अलग हैं, लेकिन इस फिल्म का जो एक तरह से थीम सॉन्ग है वो उन्होंने गोपाल दास नीरज से लिखवाया था। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। और एक तरह से ये इस पूरी मतलब फिल्म का जो है एक तरह से निचोड़, मतलब आप देखेंगे शुरू से आखिर तक जो पंक्तियां हैं जिस तरह से आती हैं, इससे भी पता चलता है कि राज कपूर कितना ध्यान रखते थे चीजों का। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का मामला नहीं था कि बीच में कुछ म्यूजिक हो जाए। और इसके सारे गीत, अच्छा, राज कपूर की किसी भी फिल्म में गीत अप्रासंगिक लगेंगे ही नहीं आपको। तो ये पूरी फिल्म में ये गीत एक तरह से चलता है। तो गोपाल दास नीरज से ये गीत उन्होंने लिखवाया, जो उस दौर में सिनेमा के लिए लिख रहे थे और मंच के बड़े कवि थे, हम सब जानते हैं उनके बारे में। तो ये चीज लेकर के आया। एक बात, मेरा नाम जोकर को अगर मतलब हम एक वाक्य में कहना चाहें या एक तरह से उसको मतलब थोड़ा थियराइज करने की कोशिश करें, सुक्ति में कहने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हैं कि यह प्रेम और जीवन की विडंबना का एक ऐसा आख्यान है जिसे बहुत सुंदर और प्रभावी ढंग से राज कपूर ने सेल्यूलाइट का जो पर्दा है उस पर उतार दिया था। प्रेम की विडंबना, हाँ, और जीवन की विडंबना। और यही क्योंकि प्रेम का मामला है, दिनेश बात कर रहे थे, देखिए यह फिल्म प्रेम की उस भारतीय अवधारणा के साथ आती है जिसको बाणभट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लेकर आते हैं, कि प्रेम बांधने में नहीं मुक्त करने में है। जो बांधता है वो प्रेम नहीं हो सकता है, जो मुक्त करता है वह प्रेम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बाणभट्ट की आत्मकथा में यही परिभाषा लेकर के आते हैं प्रेम की। आप इस फिल्म में देखें, हर जगह सिर्फ जहां वो प्रेम महसूस करता है, चाहे वो अपने किशोर वय में महसूस करे या युवा अवस्था में या बाद वाले दौर में करे, वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनके प्रति उसके मन में अनुराग पैदा हुआ है वो उसे छोड़कर चली जाती है, ऐसा नहीं है। पूरे मन से यह भी मुक्त करता है उन्हें। कहीं भी उसके मन में कोई मतलब लालसा है साहचर्य की, लेकिन उसमें कहीं भी किसी भी तरह की यह आशा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ बंध कर रह जाए। एक बड़ी बात है इसको बहुत सुंदर ढंग से पर्दे पर लेकर के आना। और गीत हालांकि लेकर आते हैं वो, कि जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे चाहे जहां भी तुम रहो। हाँ?
तो ये गीत हम लोग किशोर दिनों में बहुत सुनते थे। और क्या कहते हैं, मैं गोरखपुर में जहाँ रहता था वहाँ हम शाम को बहुत सारे मित्र इकट्ठा होते थे। तो हमारे एक और मित्र थे जो मुकेश के गीत बहुत गाते थे, तो अक्सर इस गीत को वो वहाँ सुनाया करते थे। शाम को बैठते थे तो वो सुनाते थे इस गीत को। खैर वो एक अलग, तो एक तरह से मतलब जोड़ते भी हैं, लेकिन यह फिल्म इसी रूप में महत्वपूर्ण है कि यह प्रेम के उस दर्शन को सामने रखती है कि प्रेम मुक्त करने में है। जिसको आप प्रेम करते हैं उसे मुक्त करिए। वो जहां जाना चाहता है उसका अपना एक आकाश है, आसमान है, जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर आप बांध लेते हैं तो वो बात नहीं आएगी। इसको बहुत सुंदर और प्रभावी ढंग से तीनों ही नायिकाओं के साथ, हालांकि जो पहला खंड है वहां ये बात उतनी नहीं लागू होती क्योंकि वो टीन एज का मामला है, लेकिन जो रसियन जो एक अभिनेत्री है जहां पर वो अनुरक्त होता है, और फिर बाद में जो बार तीसरी बार से याद आया, थोड़ा सा कई बार भ्रम कुछ लोगों को हो जाता है, लगेगा कि जो जो तीसरी स्त्री मतलब है जो क्रम से उसके जीवन में आती है, वो थोड़ा सा उसके संवादों से चालाकी की गंध आती है कि अब इसकी जरूरत क्या, ये मिल गया तो इसकी जरूरत क्या, और वो क्रमशः आगे बढ़ती है। लेकिन आप देखें अंतिम दृश्य में सर्वाधिक अगर कोई भाव प्रवण चेहरा कैमरा पकड़ता है तो उस तीसरी स्त्री का ही पकड़ता है। सबसे भावप्रवण चेहरा सिम्मी बैठी हुई हैं, वो रसियन बैठी हुई है, और तीसरी जो अभिनेत्री है, सबसे भावप्रवण चेहरा उसी का है। शायद सबसे अधिक मुझे लगता है, अगर हालांकि अपराध बोध शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ उस तरह की कोई अगर बात है तो राजेंद्र कुमार जो अभिनीत कर रहा है पात्र, उसके बगल में बैठी हुई है। दरअसल वो स्त्री उस भारतीय स्त्री का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है, या उस नए दौर, जो नया दौर बन रहा था, उस स्त्री को राज कपूर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अ, आगे भी बढ़ना चाहती है और जिसे अपने मित्रों से प्रेम से लगाव भी है। दुविधा और सुविधा का जो द्वंद्व है, एक कहीं ना कहीं वहां पर है। खैर वो एक, क्योंकि तीन हिस्से लेकर के फिल्म में आए वो, तो चला आता है। तो कई चीजों को बहुत राज कपूर के जितने एक्सप्रेशन हैं, जो पात्र है राजू, उसके जितने एक्सप्रेशन है, अगर उनको पकड़िए तो पता चलेगा कि जो जीवन की जटिलता है, जो आ, भीतरी मनोजगत है, उसकी जो संश्लिष्टता है, जटिलता है, उसको राज कपूर कितना समझते थे, कितनी गहराई से समझते थे, एक एक चीज को लेकर के वो आते हैं। हाँ, दृश्य के लिए दार्जिलिंग, उस दौर का दार्जिलिंग कितना खूबसूरत है, वो सेंट पॉल स्कूल जहां पर आरंभिक शूटिंग है इसकी, आज शायद किसी नए सीरीज में भी उस स्कूल की शूटिंग अभी की है लोगों ने हाल फिलहाल में। तो ये है चेन्नई मुंबई, तमाम चीजें दिखाते हैं। बहरहाल मूल चीज ये जो विविधता है, इससे ज्यादा नहीं, एक चीज और भी लेकर आते हैं कि प्रेम का अपना कोई मतलब कोई सुनिश्चित देश काल नहीं होता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि प्रेम इन्हीं परिस्थितियों में होगा, ऐसे ही होगा। ये जो मन का गणित है, मेरी कविता आप उद्धृत कर रही थी, मुझे लगा कि बड़ी उपयुक्त कविता आपने पकड़ ली, वहां से उठा लिया। तो मन का जो गणित है वो सामान्य गणित से बिल्कुल अलग होता है, उसका आप जोड़ घटाना नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते। और ये पूरी फिल्म इसको लेकर के आती है। दिनेश ठीक कह रहे थे, सो मस्ट गो ऑन का जो मामला है, देखिए ना, जीवन भी नहीं रुकता है, कैसी भी घटना हो जाए। अपवादों को छोड़ दीजिए जो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, सामान्यतः कठिन से कठिन परिस्थिति के बाद भी आदमी फिर खड़ा हो जाता है, चल निकल आता है। तो जो एक सामान्य आदमी का जीवन है, जहां पर जीना सिर्फ उसकी व्यवस्था नहीं है, उसका चयन भी है, ये फिल्म इस ओर भी लेकर जाती है। इस कहीं भी वो निराशा में जो राजू चरित्र है, वो कहीं भी निराशा में अपने को नष्ट करने की ओर नहीं बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं आजादी से मिला हुआ मूल्य था हमारा। इसको आप नेहरूवियन मॉडल से जोड़ना चाहें जोड़ लें, किसी भी मॉडल से जोड़ना चाहें जोड़ लें, जो भी उस समय समाजवादी मूल्य थे उनसे जो, जिनसे भी जोड़ना चाहें, मूल रूप से एक उम्मीद की इबारत रचने वाली फिल्म है। पिता का चरित्र जरूर दिखता है कि मतलब दिखाता है कि वो गिर जाता है, और क्या अद्भुत संवाद है
कि लोग तालियां बजा रहे थे और वो अंतिम सांस ले रहे थे। माँ कहती है, ये बहुत मार्मिक मार्मिक मतलब संवाद है, अ, भीतर तक छूने वाला। लेकिन ये फिल्म जहां खत्म होती है वो निराशा की फिल्म नहीं है। उसने अपने जीवन में किसी का विस्मरण नहीं किया है, सबको याद रखा है। अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने भी उसको याद रखा है। परिस्थितियां चाहे जीवन की जैसी रही हों, मार्ग चाहे जो चुनना पड़ा हो, लेकिन विस्मरण न इस ओर है न उस ओर है। यही वास्तविक प्रेम है। दैहिक संसर्ग और तमाम चीजें, यह जीवन प्रेम के बीच का मामला होता है। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, वह देह के साथ होता है, लेकिन देह के बाद भी रहता है और देह की अनुपस्थिति में भी रहता है। वो तमाम तरह के लगता है। तो आप देखें, वो जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो दो स्त्रियां हैं, यानी मनोज कुमार जो एक अभिनीत पात्र है और एक राजेंद्र कुमार, आप देखें कि वो भी भावप्रवण हो जाते हैं। इस ये प्रेम का औदात्य है। वो कहीं ईर्ष्या द्वेष में नहीं आते। कहीं कोई जो अंतिम दृश्य है, अंतिम दृश्य की जहां बात मैं करता हूं, यह भी एक कहीं ना कहीं एक प्रेम का आदर्श निरूपित करने की कोशिश है कि अगर सचमुच आप जिसे प्रेम करते हैं वह किसी और से अनुरक्त रह चुका या रह चुकी है या है, तो आपको उसे ईर्ष्या नहीं करनी है। आपको उसे किसी भी रूप में उसके साथ कोई अनुचित आचरण नहीं करना है या निम्न नहीं समझना है। यह भी प्रेम का एक औदात्य है, जिसे कहीं ना कहीं ये फिल्म लेकर के आती है और सामने हमारे रखती है। अब देखिए ना, एक पूरा समय खत्म हो गया, सारी चीजें हैं। अ, एक व्यक्ति, जोकर की पूरी अवधारणा क्या है कि वह लोगों को हंसाएगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। कितना मार्मिक दृश्य है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है, फिर भी उसको मंच पर आना है और मंच पर आ करके वो मतलब जो रोल करता है उसमें उसके आंसू भी हैं, उसका मतलब चित्कारता भी, मतलब चित्कार भी उसके निकल करके आती है। सब कुछ है। ये जीवन का फलसफा है। यही जीवन का फलसफा है, यही जीवन का दर्शन है कि हम 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 नियंता नहीं हो सकते जीवन के। जीवन ही हमारा नियंता बनता है। उसे चाहे जैसे भी आप जोड़ लें, जैसे भी देख लें, और हर हालत में हमें उसे आगे बढ़ाना होता है। ठहर जाएंगे तो पोखर हो जाएंगे, अगर बहेंगे तभी नदी या समुद्र होंगे। जो ठहर गया वो सुंदर कैसे हो सकता है? तो जीवन ठहरता नहीं है, इसलिए वो सुंदर है। प्रेम गतिशील होता है, इसलिए सुंदर है। जो प्रेम गतिशील नहीं रह जाता, आ, आ, वह भी एक ऊब में बदल जाता है। इसलिए दाम्पत्य में भी एक गतिशीलता की जरूरत रहती है जीवन में। हाँ? वह भी एक प्रेम में गतिशीलता की मांग करने वाली चीज है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आप प्रेम पर देखते चले जाएं तो रहेगा। यह फिल्म आ, भावुकता के इर्द गिर्द तो है, लेकिन हमारी भावुकता का शोषण नहीं करती है। ये एक बड़ी चीज है। ये फिल्म है तो भावुकता के इर्द गिर्द, मतलब इसके पूरे रचाव में भावुकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी भावुकता का शोषण नहीं करती है। हमें सिर्फ आंसू बहाने पर विवश नहीं करती है, हमें सोचने पर भी विवश करती है और कहीं अधिक मनुष्यतर बनाती है। हमें कहीं अधिक कहेंगे ना कि हमारे भीतर कुछ चीजें जो सो जाती हैं, उनको कहीं ना कहीं जगाती है। कैसे जिसके साथ भी आप जीवन में आ गए हैं, कैसे उसकी भावनाओं का आप सम्मान करें, कैसे उसकी उपस्थिति का सम्मान करें। ये फिल्म इस ओर भी इशारा करती है। तीनों जो स्त्रियां उसके जीवन में आई हैं, तीनों का जिस ढंग से वो सम्मान करता है, ये एक बड़ी चीज है इस फिल्म के संदर्भ में, कि वो कहीं देखें आप, अपने को थोपता नहीं है, न अपनी टीचर पर, न रसियन जो अ, अभिनेत्री है उस पर, या तीसरी जो अभिनेत्री है उस पर, कहीं भी अपने को थोपने का काम नहीं करता यह पात्र या निर्देशक की किस रूप में उसको लेकर। प्रेम में हमेशा जो सहयोगी है, जो साथी है, उसके लिए अवकाश का सृजन है। अवकाश का सृजन है। ठीक है,
साथ हैं तो थोड़े से झगड़े भी हैं, साथ हैं। और अ, राज कपूर जैसा दिनेश कह रहे थे कि सत्यजीत रे ने कहा कि पहला भाग जो है वो विश्व सिनेमा के समतुल्य है। सत, अ, राज कपूर की अब ये चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, अ, सौंदर्य चेतना बहुत उन्नत थी उनकी। तो वो आप देखें, अभिनेत्रियों के चयन से लेकर, अभिनय कराने से लेकर, वस्त्र विन्यास से लेकर, तमाम चीजों में बहुत तरह से अपनी भूमिका निभाते थे। और वो सब चीजें इस फिल्म में भी दिखाई देती हैं। वो उनकी लगभग हर फिल्म का अपना कुछ न कुछ कह सकते हैं कि उनकी विशेषता है, तो वो लेकर के आते हैं। अ, मेरा नाम जोकर शायद जब राज कपूर बना रहे होंगे, तब भी उनके मन में शायद ये रहा होगा कि वो कोई एक मनोरंजक फिल्म नहीं बना रहे हैं। वो कोई ऐसी फिल्म नहीं बना रहे हैं जो सिर्फ ताली बजवाएगी या मनोरंजन कराएगी। ये अद्भुत चीज है कि फिल्म के भीतर तो बहुत तालियां हैं, लेकिन फिल्म के बाहर हाल में बैठे लोगों के पास तालियां नहीं आती हैं। उनका विवेक जागृत होता है उस समय। एक साथ हृदय और विवेक दोनों जागृत करने वाली फिल्म है ये। कम फिल्में ऐसा करती हैं जिनके साथ मन और मस्तिष्क दोनों जागृत हो जाएं, हृदय और मस्तिष्क दोनों जागृत हो जाएं। तो ये फिल्म यह काम करती है। इस तरह की फिल्म, अच्छा देखिए, इतने दिन बाद भी देखिए तो ये फिल्म कहीं से भी 3 घंटे से ज्यादा की फिल्म है अब एडिट करने के बाद भी। शायद जब पहली बार रिलीज हुई थी तो 4 साढ़े 4 घंटे की फिल्म थी ये, जिसको एडिट किया था। 2 इंटरवल थे शायद इस फिल्म में, 2 इंटरवल थे ऐसा लोग कहते हैं। हम लोग तो तब थे नहीं। तो तो क्या ये चीज थी, लेकिन उसको कितना सघन बनाया है। और कहीं भी ये फिल्म, इतनी लंबी फिल्म, आप में ऊब नहीं पैदा करती है। और एक तरह से मतलब धीमी गति की फिल्म भी नहीं है ये। जैसे कि उस दौर की फिल्में होती थी, तो धीमी गति की फिल्म भी नहीं है। और संगीत पर बात पहले भी की दिनेश ने, संगीत भी उन्नत किस्म का है इसका। जो इरोटिक सॉन्ग है इसमें वो भी बहुत अच्छा है। बारिश में जो है, अंग लगा लो करके जो गीत है, जो एक तरह का इरोटिक सॉन्ग है, वो भी राज कपूर की यही विशेषता है कि उनके इरोटिक सॉन्ग भी कहीं से फूहड़ नहीं होते हैं। कोई कहीं से भी आप मतलब उसको हल्का नहीं समझ पाते हैं। ये बड़ी बात है। यही कलाकार की समझ का मामला है, निर्देशक की समझ का मामला है। अगर कोई उपन्यास लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो यह उसकी कला का मामला है कि वह सेंसुअस चीजें भी लेकर के आता है, तब भी कहीं फूहड़ या अश्लील नहीं होता है। राज कपूर अपनी पूरी फिल्म यात्रा में कहीं फूहड़ नहीं हुए, जबकि उन्होंने बार बार इस तरह के प्रयोग किए। इस फिल्म में भी ये काम किया है उन्होंने, लेकर के आए हैं वो। गीत की अगर व्याख्या करेंगे तो हर शब्द अपने आप में, वो गीतकार ही अलग दौर के लोग थे। वो लोग थे जो सचमुच कवि थे। शैलेंद्र तो बड़े कवि थे, हसरत जयपुरी भी बहुत अच्छे कवि थे, नीरज अभी कुछ दिन पहले गुजरे हैं। ठीक है कि वो मंचों की दुनिया पर रहे, लेकिन वो कवि प्रथम श्रेणी के ही थे, अच्छे कवि ही थे। अलग अलग दुनियाएं हमने बना रखी हैं हिंदी कविता में, वो एक अलग चीज है। तो बहुत काम करते थे राज कपूर अपनी फिल्मों पर। और हर चीज में दिलचस्पी, संगीत, गीत, पटकथा और सारी चीजों में। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसी फिल्म है जो हर कालखंड में प्रासंगिक रहेगी। सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए भी, प्रेम करने वालों के लिए भी, मनुष्यता को अ, तराशने और तलाशने वालों के लिए भी, अन्य के लिए जीवन में कैसे अवकाश तलाशते हैं उनके लिए भी। और कितना औदात्य है, सबको बुलाता है कि मेरा आखिरी शो है, आओ। अद्भुत है ये, अद्भुत है ये। हाँ, ये आते और सब आते हैं उसी उत्कंठा से, उसी उत्कंठा से आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी फिल्म है जो आई और गई नहीं हुई। बहुत सारी फिल्में 60s 70s 50s की भी आई और गई हो गई। देखिए ना, इसमें दारा सिंह जैसे व्यक्ति से भी जो रोल कराया है, वह भी भावप्रवण लगते हैं। दारा सिंह भी कई बार, जिनका चेहरा नॉर्मली कभी उनकी फिल्मों में बहुत लगता नहीं कि भावप्रवण, वो भी इस फिल्म में दिखते हैं। धर्मेंद्र को देखिए कितने जो रोल निभा रहे हैं उस समय।
रसियन अभिनेत्री से जिस तरह का अभिनय कराया है। और देखिए ना, प्रेम भाषा का मोहताज नहीं होता है। अंतिम दृश्य है जब दारा सिंह जो अभिनीत कैरेक्टर है वो पूछता है कि और सब तो ठीक है, ये अंत में तुमसे क्या बोल के गई रसियन में, तो वो भी नहीं समझा होता है, लेकिन वो टिप्पणी करता है, टिप्पणी करता है कि, तो माँ से जब वो बात करती है और दो चार हिंदी के वाक्य जो सीखे हुए बोलने के बाद धारा प्रवाह रसियन में बोलती है वो, तो जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बताता है कि ये कहना क्या चाहती या सुनना क्या चाहती। और वहां कोई अनुवाद लेकर के नहीं आते, कैप्शन लेकर के नहीं आते राज कपूर के नीचे कैप्शन लगा दें और आप एक्ट्रेस का चेहरा देखने के बदले, उसका एक्सप्रेशन देखने के बदले कैप्शन पढ़ने लगे। कैप्शन वाली फिल्मों के साथ यही होता है कि हम लोग कैप्शन पढ़ने में लग जाते हैं कई बार कि क्या लिख रहा है, वहां नहीं करते वो। और वो हमको राज कपूर का शायद वहां ये मानना भी है कि यहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ भावों की भाषा महत्वपूर्ण है, यहाँ जो चेहरे की भाषा है वो अधिक महत्वपूर्ण है, और जो पूरा एक दृश्य रचा गया है प्रेम का वो अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा तो उसके सामने बहुत बौनी है। इसीलिए कई बार हम लोग जब कविता पढ़ते और पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि शब्दों में ही उसका अर्थ मत ढूंढिए, जो एलियट कह गए थे, शब्दों के बीच जो खाली जगह है कहीं वहां भी कविता को ढूंढिए, शायद वहां कहीं कविता मिल जाए, कोई चीज मिल जाए। केदार जी हम लोगों को पढ़ाते थे, केदारनाथ सिंह हमारे गुरु यशस्वी कवि, वो कहते थे कि हम लोग जो कविता लिखते हैं वो एक लिखी हुई स्लेट पर कहीं जगह ढूंढते हैं और लिखते हैं, और जो सही जगह ढूंढ कर लिख लेता है वो कवि हो जाता है, जो नहीं ढूंढ पाता वो कवि नहीं हो पाता, नहीं उसको नोटिस किया जा पाता, लोग नहीं ढूंढ पाते। राज कपूर ने यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि भावों की भरी हुई स्लेट है, सिनेमा की भरी हुई स्लेट है, भाषा की जो भरी हुई स्लेट है, वहां पर अपने हिस्से की वह इबारत लिखी है जिसे दर्शक अपने अपने ढंग से पकड़ लेता है। कोई कहीं से पकड़ता है, रे को पहला हिस्सा अच्छा लगा, किसी को तीसरा लगा होगा, किसी को दूसरा लगा होगा। रे का अपना एक सौंदर्य बोध और कलाबोध था, दिनेश त्रिनेत्र का अपना है, मेरा अपना है, लेकिन हम सबका मिल करके ही एक मुकम्मल सौंदर्य बोध बनता है, जिससे सौंदर्य बोध या शास्त्र की निर्मित होती है। अकेले अकेले सौंदर्य बोध शास्त्र की निर्मित नहीं करते। तो ये एक फिल्म की सफलता है कि वो अलग अलग ढंग के लोगों के सौंदर्य बोध को एक तरह से संतुष्ट करती है, पूरा करती है। छोटी कलाकृतियां ये काम नहीं कर सकती, बड़ी कलाकृतियां ही ये काम कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आज जो चर्चा की वो लोगों के काम आएगी। दिनेश ने भी अपनी बातें कही, मैंने भी अपनी कही बातें कही, तो कुल मिला जुला कर शायद इस फिल्म पर जो लोग सोच रहे होंगे वो कुछ और जोड़ेंगे, हम लोगों ने जितना जोड़ा उसके आगे जोड़ेंगे। फायदा भी तभी है जब हमें दोहराएं नहीं, जोड़ें कुछ। बहुत आपके पूरे व्याख्यान के दौरान देवी की गजल याद आ रही थी, उसके कुछ शेर वाक्य पढ़ूंगी कि जब आप कैसे माँ और फिर प्रस्तुति दे रहा है, कागज का मैं दिए पे मुझे रख दिया गया, दिए पे मुझे रख दिया गया, एक रोज मर्तबे पे मुझे रख दिया गया, अच्छा बुरा पड़ा था मैं अपने वजूद में, दुनिया मुझे रख दिया गया, पहले तो मेरी मुझको चराग मेरे मकबरे पे मुझे रख दिया। आपके व्याख्यान को सुन आपने पूरी फिल्म की निर्मित और सामाजिक राजनीति उन सबको लेके आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है सर। जो मैंने पढ़ूं, आपने कहा मेरा नाम जोकर फिल्म सिनेमा के लिए है, किसी फिल्म की तात्कालिक असफलता व्यवसायिक असफलता हो सकती है। राज कपूर की फिल्मों के गीत मेरा नाम जोकर प्रेम विडंबना का आख्यान है, प्रेम मुक्त कर रहे हैं, नहीं होता
यह फिल्म निराश नहीं है, जीवन के हिस्सा नहीं हो सकते। यह फिल्म भावुकता का शोषण नहीं करती है, और अंत कि मेरा नाम दर्शकों के हृदय और विवेक सर, आपके व्याख्यान से श्री दिनेश जी समृद्ध हुआ कि आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, और किन मूल्यों को हमें अंत आपने सही किया कि कुछ जोड़े, तो शायद ये जोड़ने की प्रक्रिया में ही हम अलग अलग व्याख्याएं संबोधा चाहते हैं। आपने हमारा आमंत्रण अपने व्याख्यान से आप सभी मैं आभारी हूँ अपने जो बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली आपको और सुनने को मिलेगा, और मैं सभी ये मेरा जीवन कल को आएगा, फिर आएगा इसके जाना बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी शुक्रिया 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 रचना।